सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लाए हैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर अर्थात यूजीसी नेट से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो बिना विलंब किए हम सभी चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है? आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। एक मिनट गाइस, देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों के बीच निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? 1 मिनट गाइस, थोड़ा-सा इसे पेन सही कर लें। हाँ, देखिए, किसे बढ़ावा देता है? पहला है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को, दूसरा है सहयोग की भावना को और तीसरा क्या है? रटने की प्रवृत्ति को या केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सहयोग की भावना को। ध्यान दीजिए, को एक बेहतरीन शिक्षक या कोई भी टीचर रहता है, वो अपने बच्चों को कभी भी रटने के लिए नहीं कहता है। ध्यान दीजिए, वो क्या करता है, हमेशा बच्चे जो हैं मिल-जुल कर या टीम वर्क की तरह काम करें और क्या है, एक-दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करें। ठीक? तो इसलिए विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है? शिक्षण के किस स्तर पर अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है? बताइए, स्मृति स्तर में या अवबोध स्तर में या चिंतनशील स्तर या स्वायत्त स्वायत्त विकास स्तर? चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? चलिए आइए देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उसके बाद ही जवाब देखिएगा। इसका सही जवाब है अवबोध स्तर। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कौन सा इसका उत्तर सही होगा? विकल्प दूसरा अवबोध स्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे अवबोध स्तर? इसमें क्या होता है कि अवबोध स्तर का मतलब क्या होता है, इसको समझना। इसका मतलब है समझना। किसका? अवबोध का मतलब क्या होता है? अवबोध, ध्यान दीजिए, अवबोध का मतलब क्या होता है? समझना होता है। ठीक है? चलिए, इसको अच्छे से समझते हैं। इस स्तर पे क्या करते हैं, जो छात्र होते हैं केवल लड़ते नहीं हैं, बल्कि विषयों को गहराई से अध्ययन करते हैं, उन्हें समझते हैं और यही उनके लिए सकारात्मक चीज़ें हैं। ठीक है? और नकारात्मक पे आसानी से अंतर कर पाते हैं कि वो सकारात्मक क्या है, मतलब अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसमें अंतर जान सकते हैं। ये किसमें है? अवबोध स्तर के माध्यम से करते हैं। अवबोध स्तर मैंने बताया, अवबोध मतलब क्या होता है? समझना होता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। स्वयं को पूर्ण रूप से क्या है? स्वयं जो है पूर्ण रूप से क्या है? जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल पोर्टल है। ठीक? पहला है स्टडी वेब्स वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स है। दूसरा है स्टूडेंट वेलफेयर एंड यंग एडल्ट मैनेजमेंट है। तीसरा है स्मार्ट वेज ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ है और चौथा है सिस्टम ऑफ वर्ल्ड क्लास एकेडमिक यूथ मैनेजमेंट है। देखिए, इसमें हमें स्वयं का परिभाषा मतलब डिफिनीशन, इसका अर्थ बताना है। ठीक है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। ध्यान दीजिए, ये जो है ये भारत सरकार का एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है? इसमें क्या हो जाता है, एजुकेशन पोर्टल है मान लीजिए, इसका फुल फॉर्म ये आपको फुल फॉर्म हमेशा याद होना चाहिए। स्वयं का ये क्या है? फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, क्योंकि ये कभी-कभी परीक्षाओं में आपके पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते हैं क्या? ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। प्रश्न नंबर चौथा। चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिव ओ और क्या है इवेल्युएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है। पहला है विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना। ठीक है? दूसरा क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और तीसरा है सत्र के अंत में योग्यता की जांच करना। ठीक? और चौथा क्या है? विद्यार्थियों के बीच तुलना करना। ध्यान दीजिए, किसका पूछा है? रचनात्मक मूल्यांकन का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो हमारी शिक्षण अधिगम है उस प्रक्रिया में क्या है? सुधार करना। ठीक है? फॉर्मेटिव, जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है? इवैल्यूएशन ये क्या है? ये वो टेस्ट होते हैं जो पढ़ाई के दौरान लगातार टेस्ट लिए जाते हैं, क्लास में जो टेस्ट लिए जाते हैं वही है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को फेल पास करना नहीं होता है, बल्कि इसमें हम लोग यह पता करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उसमें कमी क्या रह गई है और तुरंत उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है? इसलिए हम लोग इसका रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य बताया मैंने। ठीक है? क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है। शिक्षण की कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित मानी जाती है? व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, परियोजना विधि या प्रदर्शन विधि? 5वें का
चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। पूछा है कि शिक्षण की कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित मानी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब क्या होता है? जहाँ छात्र जो होते हैं, जो छात्र की भूमिका होती है, मतलब इसमें क्या होता है, छात्र जो है मुख्य भूमिका के रूप में होते हैं छात्र, ठीक है? और प्रोजेक्ट मेथड में क्या करते हैं, छात्र जो है खुद काम करके सीखते हैं, इसलिए पूरी तरह से छात्रों पर केंद्रित होती है। ध्यान दीजिएगा, ये परियोजना विधि किस पर पूरी तरह से निर्भर होती है? छात्रों पर निर्भर होती है, ठीक है? तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। प्रश्न नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे शोधकर्ता के लिए सबसे अनिवार्य है? उच्च शैक्षिक योग्यता, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा, या बहुत सारा पैसा और संसाधन, या केवल भाषा पर नियंत्रण? चलिए प्रश्न नंबर छठवां को ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे शोधकर्ता के लिए सबसे अनिवार्य है? तो सही सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा। जाहिर सी बात है, अगर आपको शोध करना है तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि बिना जिज्ञासा के कोई भी व्यक्ति कुछ खोज नहीं कर सकता, ठीक है? एक अच्छा सोच से समझ लीजिए, रिसर्चर जिसे कहते हैं, एक अच्छा रिसर्चर जो है हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रखता है। जिज्ञासा समझ लीजिए वही नया कुछ जानने की इच्छा, ठीक है? साथ ही उसे हर चीज को तर्कों के साथ मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे रखता है, के आधार पर ही परखना आना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, ठीक है? इसलिए विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, शोध में परिकल्पना का अर्थ क्या है? बताना है सभी को। शोध में परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का अर्थ बताना है। पहला है किसी समस्या का अंतिम समाधान, या है दूसरा देखिए एक अस्थायी या काम चलाऊ समाधान, तीसरा है डेटा का संग्रह करना, और चौथा है शोध का निष्कर्ष। चलिए चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, चयन कीजिए। बताना किसका है? शोध में परिकल्पना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक अस्थायी या काम चलाऊ साधन। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो शुरू कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, ठीक है? कि हमारी समस्या का यह उत्तर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? या क्या है, एक अस्थायी उत्तर होता है, अस्थायी उत्तर नहीं होता है, अस्थायी उत्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं? टेस्ट के दौरान दिया जाता है, या टेस्ट के दौरान किया जाता है। कौन कहता है? रिसर्चर जो रहते हैं टेस्ट के दौरान करते हैं, ठीक? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, गुणात्मक शोध का मुख्य लक्ष्य क्या है? गुणात्मक शोध का बताना है। चार विकल्प है। पहला है सांख्यिकी, आंकड़ों का विश्लेषण करना, दूसरा है मानवीय व्यवहार और अनुभव की गहराई को समझना, तीसरा है केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करना, और चौथा है भविष्यवाणियां करना। ध्यान से, गुणात्मक शोध का मुख्य लक्ष्य पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानवीय व्यवहार और अनुभव की गहराई से समझना, गहराई को समझना। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है, जो गुणात्मक रिसर्च में हम नंबर या गणितीय आंकड़ों को पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमारे जो मैथ के फॉर्मूलाज जो रहते हैं, उसमें गणित आंकड़े जो करते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि लोगों के विचार पर ध्यान देते हैं, उनकी भावनाओं पर विचार देते हैं, और उनके बर्ताव को गहराई से समझते हैं। ध्यान दीजिए, तो विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? विकल्प बी एकदम अति उत्तम जवाब है, ठीक? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक मिनट गाइस। देखिए अगला प्रश्न है, शोध नैतिकता का संबंध विशेष रूप से किसके साथ है? शोध नैतिकता का बताना है। शुद्ध पद्धति का चयन करना, पहला बता रहा है शुद्ध पद्धति का चयन करना, दूसरा है डेटा संग्रह के दौरान गोपनीयता और ईमानदारी, तीसरा है शोध पत्र का शीर्षक चुनना या संदर्भ सूची तैयार करना। प्रश्न नंबर 9, चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेटा संग्रह के दौरान गोपनीयता और ईमानदारी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, तो विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, जो रिसर्चर में नैतिकता का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ध्यान दीजिए, कोई भी रिसर्चर हो उसमें ईमानदारी की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे क्या होता है, जानकारी जो होती है, मतलब जानकारी यहाँ समझ लीजिए डेटा से उनकी निजता अर्थात प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए, और कोई भी झूठी जानकारी अपनी रिपोर्ट में नहीं डालना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसलिए विकल्प इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, जब कोई शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में दूसरे के विचारों या कार्य को बिना श्रेय दिए उपयोग करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? साहित्य चोरी, उद्धरण, संदर्भ, या विश्लेषण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला हो जाएगा, साहित्य चोरी इसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि जो आसान भाषा में कंटेंट चोरी कह सकते हैं इसे हम लोग। जैसे किसी का कंटेंट चोरी करना, या किसी का बुक से उठा के तुरंत उसमें रख लेना, ठीक है? इसमें किसी की मेहनत या अपने विचारों का क्या बोलते हैं, मेहनत या विचार का अपना बताकर, किसी दूसरे का मेहनत रहता है, उसे क्या कहते हैं? अपने विचारों को बताकर पेश कर देते हैं।
ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेजियरिज्म कहते हैं, प्लेजियरिज्म इंग्लिश में प्लेजियरिज्म कहते हैं, और हिंदी में इसी को साहित्य चोरी कहलाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम सभी। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार कारण और प्रभाव संबंधों पर केंद्रित होता है? बताइए। पहला है ऐतिहासिक शोध, दूसरा है प्रयोगात्मक शोध, तीसरा है वर्णनात्मक शोध, और चौथा है नृवंश विज्ञान शोध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अर्थात प्रयोगात्मक शोध। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि किसी एक चीज को किसी एक चीज के जो बदलने का कारण होता है, उसका बदलने का कारण क्या है, से दूसरी चीज का असर क्या पड़ता है। जैसे कोई भी एक चीज बदल रहा है, ठीक है, और इसमें दूसरी चीज पर इसका क्या असर पड़ा था, प्रभाव पड़ रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सभी। अब बताइए, कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बताना है, क्या होगा? कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य, पहला है सिद्धांत पढ़ाना, दूसरा है व्यवहारिक अनुभव या कौशल विकसित करना, तीसरा है केवल रिसर्च करना, चौथा है फिल्म दिखाना। चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारिक अनुभव या कौशल विकसित करना। ध्यान दीजिए, विकल्प बी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग वर्कशॉप, मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ बैठकर लेक्चर सुनने के लिए नहीं होता है वर्कशॉप। इसमें क्या होता है, लोगों से प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, ताकि वो कोई नई स्किल स्किल अर्थात कौशल, कुछ नई चीज सीख सकें। ठीक है, इसलिए विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, कक्षा संचार का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षक का प्रभुत्व, सहानुभूति और समझ, कठिन शब्दावली का प्रयोग, या शोर शराबा। प्रश्न नंबर 13 हुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्पैथी अर्थात सहानुभूति और समझ बहुत ही आवश्यक है। जैसे कोई भी क्लासरूम में बातचीत तभी अच्छी हो सकती है, जब टीचरों को परेशानियों को, जो बच्चों की परेशानियां होती हैं, उनको समझें। ये समझना टीचरों के लिए बहुत जरूरी है, और उनके प्रति सहानुभूति रखें। इससे क्या होता है, जो बच्चों के मन में जो डर रहता है वो समाप्त हो जाता है, और वो बिना डरे कोई भी बिना झिझक के किसी भी टीचर से प्रश्न वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? बाधा बताना है, सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? पहला विकल्प है अस्पष्ट आवाज, दूसरा है तकनीकी उपकरणों का प्रयोग या उपयोग, तीसरा है प्राप्तकर्ता की अरुचि या शोर, और चौथा है उचित भाषा का प्रयोग। चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, बताइए। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राप्तकर्ता की अरुचि या शोर। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप कितना भी बातें कर रहे हो, या कितनी भी अच्छी बातें आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर सुनने वाला का ध्यान ही कहीं और है, या उसका मन में रुचि ही नहीं है वैसा कुछ आपके बातें को सुनने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, बहुत शोर है, तो आपका मैसेज उस तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान दीजिए, विकल्प इसलिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अब बताइए, गैर मौखिक संचार जिसे बोलते हैं नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन में क्या शामिल नहीं हुआ है? बताइए। शारीरिक हाव भाव, आंखों का संपर्क, लिखित शब्द, या चेहरे की अभिव्यक्ति। बताइए। प्रश्न नंबर 15, चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें पूछा है कि गैर मौखिक संचार में क्या शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है गैर मौखिक संचार में? लिखित शब्द शामिल नहीं है। विकल्प तीसरा रिटन वर्ड्स, इसका गैर मौखिक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, गैर मौखिक का मतलब क्या होता है, कि जहाँ शब्दों का इस्तेमाल ना हो, जहाँ आँखों के इशारों का इस्तेमाल करें, आँखों का संपर्क आदि, ठीक है? लिखित शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसे गैर मौखिक बल्कि शाब्दिक संचार में लिया जाता है, लिखित का, ठीक है? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व बताना है क्या है? पहला है, यह संदेश भेजने वाले को डराता है, दूसरा है, यह पुष्टि करता है कि संदेश सही ढंग से समझ गया है, तीसरा है, यह संचार को रोकता है, चौथा है, इसका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 16, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पुष्टि करता है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है कि नहीं समझा गया है। ठीक है, इसे फीडबैक यानी मतलब समझ रहे, जवाब मिलना। फीडबैक, फीडबैक मतलब क्या होता है? फीडबैक यानी जवाब मिलना। जब सामने वाला आपको फीडबैक देता है, तो आपको तसल्ली हो जाती है कि उसकी बातों का सही मतलब निकल गया है या निकाला गया है, तो आपको क्या है, जो आप समझना चाहते थे। ठीक, इसलिए विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सभी। आप बताइए, जनसंचार का सबसे प्रभावी
माध्यम कौन सा है जो दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाता है? समाचार पत्र, इंटरनेट और सोशल मीडिया, पोस्टर या पत्र पत्रिकाएं? चलिए बताइए। इस सबसे प्रभावी पूछा है माध्यम जो दूर दराज तक पहुंचाए, तो कौन सा सही है? तो आज के मॉडर्न युग के हिसाब से आप देखा जाए तो इंटरनेट और सोशल मीडिया सबसे उत्तम होगा। ठीक है, तो विकल्प बी बिल्कुल सही है। आज के समय में इंटरनेट सभी को पता है, सभी लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जैसे यूज कर ही रहे हैं, और ये सबसे तेज माध्यम भी है। ठीक है, जिसकी जिसकी तेज गति है, बहुत पल भर में ही लोगों तक पहुंच सकती है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, इसलिए विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सभी। अब बताइए, इंटर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? स्वयं से बातें करना, या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, या बड़े समूह को भाषण देना, या रेडियो पर सुनना? प्रश्न नंबर 18। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आमने सामने बैठ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, अर्थात खुद से बातें करना जिसे कहते हैं, इंटरपर्सनल कहलाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सभी। अब बताइए, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? बताना है। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्निक, या इंफॉर्मेशन कॉमन टूल, या इंडियन कम्युनिकेशन टर्मिनल? प्रश्न नंबर 19। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आईसीटी का एक सीधा सा मतलब है। इसका आईसीटी का फुल फॉर्म तो पता ही चुके हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो जैसी तकनीकें शामिल होती हैं किसमें? आईसीटी में। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सभी। अब बताइए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति किसे कहा गया है? अस्थायी बताना है, स्थायी नहीं, अस्थायी स्मृति। रोम, हार्ड डिस्क, रैम, या सीडी रोम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, रैम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, रैम इसका क्या है? अस्थायी होता है मेमोरी, रैम। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका कंप्यूटर या फोन बंद होगा, इसमें रखा सारा डेटा क्या है, तुरंत डिलीट हो जाता है या गायब हो जाता है। ठीक है, तो किसमें रैम है इसका सही जवाब, विकल्प तीसरा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? एक सर्च इंजन बता रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, विंडोज? बहुत ही हलवा टाइप का प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी को पता ही होगा, गूगल होगा। गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, इंटरनेट पर चीजों को खोजबीन करते हैं। याहू भी आपका सर्च इंजन में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका फेसबुक और व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान दीजिए, फेसबुक और जो व्हाट्सएप है, ये दोनों कैसे हैं? ये सोशल मीडिया ऐप हैं। ठीक है, और विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा? विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, गूगल। ध्यान दीजिएगा सभी धुरंधर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सभी। 22वां देखिए, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? बताइए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या बेस्ट कार्बन कॉपी, या ब्लू कार्बन कॉपी, या बेसिक कंप्यूटर कम्युनिकेशन? चलिए, प्रश्न नंबर 22, बीसीसी का अर्थ पूछा है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ध्यान दीजिए, बीसीसी इसका इसका मतलब इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब एक ही ईमेल कई लोगों को भेजना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक ही ईमेल आप लोगों को कई लोगों को भेजना होता है, आप ये छिपाना चाहते हैं कि यह ईमेल किन किन लोगों को भेजा जाए, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? छिपाने या ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब ही होता है छिपाना। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, 1 गीगाबाइट जैसे 1 जीबी में कुल कितने मेगाबाइट होते हैं? बताइए, 100 MB, 1024 MB, 1000 MB, या 1200 MB, 512 MB? प्रश्न नंबर 23। तो इसका सही जवाब सभी को पता ही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 1024 MB बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी हमेशा बाइनरी नंबर में होती है, जैसे 2, 4, 8, 16 ऐसे ही काम करती है। ठीक है, इसलिए 1 जीबी में 1000 नहीं, बल्कि 1024 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, यूआरएल का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल रेडियो लेबल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, या यूजर रिमोट लाइन? प्रश्न नंबर 24। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान दीजिए, विकल्प दूसरा बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है। यूआरएल जो है वो किसी भी वेबसाइट या पेज का इंटरनेट एड्रेस एड्रेस अर्थात क्या लिंक होता है। ध्यान दीजिए, इसके इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि घर का एक पता होता है, यह घर का एक जैसे एक पता की तरह होता है। वैसे ही इंटरनेट पर क्या होता है, पेज का यूआरएल होता है। ठीक है, इंटरनेट का पेज जैसे यूआरएल का होता है। ठीक, इसलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बिल्कुल सही जवाब होगा यूआरएल का अर्थ। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना, या जैव विविधता की रक्षा, या नदियों की सफाई। चलिए, चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये दुनिया भर के देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जैसे उन गैसों में, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, जो हमारी धरती को गर्म करता है, सबसे ज़्यादा गर्म कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से ग्लोबल वार्मिंग आती है। ध्यान दीजिए, इसलिए विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी तो लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी को यूजीसी नेट की ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ये लिखिएगा कि सर ये क्लासेस और लाया जाए। ठीक है, तो कंटिन्यू आप सभी की ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लासेस भेजती मतलब यूजीसी नेट फर्स्ट वाले भेजते चले जाएंगे, मतलब आते रहेंगे, आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स इस पर कैसा आता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, नवकरणीय, या अनवीकरणीय, या प्रदूषक संसाधन, या सीमित संसाधन। बताइए, प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। ध्यान दीजिए, विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो। ध्यान दीजिए, जैसे कि सूरज की रोशनी कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। ठीक है, और हम इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोयला या पेट्रोल। इसकी विपरीत ये क्या है? आप ये अनविकरणीय है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, ये क्या है? अनविकरणीय। कौन? जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? विकल्प पहला, नवीकरणीय। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। रिन्यूएबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब बताइए, क्या है मीना माता? मीना माता रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? मीना माता बताना है। सीसा, पारा, कैडमियम, लोहा। मीना माता रोग है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। ध्यान दीजिए, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? अ, ये पर्यावरणीय घटना है। देखिए, जापान में पानी के अंदर पारा घुल गया था। एक बार ऐसी घटना घटी थी कि जापान में जो मरकरी मतलब समझ रहे हैं ना, पारा, वो घुल गया था। और जब लोगों ने उस पानी को क्या किया था, मछलियाँ खाई। जब मछली ज़ाहिर सी बात है, जब वो उस पानी से क्या करते हैं, मछलियाँ जो निकाली गई थी उसे खाया गया, तो उनसे उनको गंभीर मीना-माता बीमारी हो गई थी। कहाँ पर? जापान के लोगों को। ध्यान दीजिए, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, भारत में उच्च शिक्षा का नियामक कौन-सा निकाय है? एनसीईआरटी, यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या एआईसीटीई, या सीबीएसई? बताइए। प्रश्न नंबर 28, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी को पता है कि विकल्प बी, यूजीसी जिसे बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यूनियन ग्रांट कमीशन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, भारत में जो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज है, मान्यता देने और नियम बनाने का फंड काम करने का काम कौन करता है? यूजीसी अर्थात माफ कीजिए, यूनियन मैंने बोल दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नहीं करता है। ध्यान दीजिए, माफ कीजिएगा, मैंने गलती से इसको यूनियन बोल दिया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, तक्षशिला प्राचीन भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? तक्षशिला व्यापार केंद्र के लिए, उच्च शिक्षा और धनुर्विद्या का केंद्र, धार्मिक स्थल, या सैन्य मुख्यालय। सभी को पता ही होगा कि तक्षशिला किस लिए फेमस था। बहुत ही हलवा टाइप प्रश्न है। उच्च शिक्षा और धनुर्विद्या का केंद्र था तक्षशिला। सभी को पता ही होगा, क्योंकि तक्षशिला जो है महान विश्वविद्यालय में से एक था, और ये पूरी दुनिया को क्या शिक्षा से प्राप्त कराने और चाणक्य जैसे गुरुओं का ज्ञान भी, युद्ध कौशल सिखाने आते थे इसी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार
उच्च शिक्षा जीईआर को 50% तक ले जाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? बताइए। ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी है, 2035 तक। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति का यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसमें क्या कहती है, जो सरकार, हमारी सरकार है, वह चाहती है कि 2035 तक जितने भी कॉलेज जाने लायक उम्र के कम से कम 50% जो युवा हैं, उच्च शिक्षा, ध्यान दीजिए, हायर एजुकेशन में बात करें, एडमिशन लें। इसे ही जीईआर अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। जीईआर समझ लीजिए, जीईआर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस, ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट, और क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है, जी या कितना परसेंट है? 50% कहते हैं। कितना? 2035 तक। ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे आज आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लाइक और सपोर्ट और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और वीडियोस चाहिए। ठीक है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, अभी के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार।